पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जरा तस्वीर दिखाता हूं आपको श्रद्धांजलि देते हुए। तस्वीरों को ले आइए सामने। ये यहाँ राहुल गांधी हैं। तमाम कांग्रेस के नेताओं को आप देखेंगे इन तस्वीरों में। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तस्वीर को साझा करते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा उसको देखते हैं। राहुल गांधी यहाँ लिख रहे हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया। देश के वंचितों और गरीबों के लिए उनके ऐतिहासिक प्रयासों और साहसिक निर्णयों ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी विनम्रता, कर्मठता और ईमानदारी हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने भी याद किया कि मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आधार कार्ड, जनधन योजना, भू अधिग्रहण कानून, न्यूक्लियर समझौता, वन अधिकार, इन तमाम ऐसे जैसे ये जितने भी कानून, जितने भी समझौते या इस ढंग के जो अधिकार दिए गए, ये कई अहम फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लिए गए, जिनसे देश के करोड़ों गरीबों को राहत मिली। साथ ही देश आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ। लेकिन इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह अन्ना आंदोलन में भ्रष्ट बताते हुए या बताने की मुहिम चली गई, उस समय चाल चली गई। इस पर अब अन्ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, सक्रिय रहने वाले देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अब अफसोस जाहिर किया है। और अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जरा ये रख रहा हूं आपके सामने। इंग्लिश में आप देख रहे हैं, ही वॉज ए हम्बल, डिसेंट, वेल एजुकेटेड एंड वेल मीनिंग मैन। यहां पर कह रहे हैं यानी वो एक विनम्र, सभ्य, सुशिक्षित और नेक इरादों वाले व्यक्ति थे। उनकी विनम्रता और शालीनता को कमजोरी समझा गया। मुझे उस आंदोलन में भाग लेने का अफसोस है जिसने उन्हें बदनाम किया और एक भ्रष्ट शासन को सत्ता में आने में मदद की। ये बात यहां लिख रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, आई रिग्रेट हैविंग पार्टिसिपेटेड इन अ मूवमेंट दैट, यहां पर साफ साफ आप देख रहे हैं। तो यहां प्रशांत भूषण ये बात कह रहे हैं। प्रशांत भूषण का इशारा मोदी सरकार की तरफ है, जिस पर अब भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ रहे हैं। आज ही पवन खेड़ा ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए जरा पवन खेड़ा को सुनते हैं यहां इसी मसले पे, भ्रष्टाचार के मामले पे क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए। अब पीएमओ में क्या चल रहा है ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन हैं। नवनीत सहगल उनमें से एक है। सबसे बड़ी जो भूमिका, जो सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है, और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है, संदिग्ध लोगों के कब्जे में आ चुका है। इसलिए ये खुलासे जरूरी हैं। इसलिए कितनी भी धमकियां आ जाएं, कितने भी नोटिस आ जाएं, ये खुलासे हम करेंगे।
तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर यहां अपनी बात रखते हुए, आरोप लगाते हुए, भ्रष्टाचार के उससे तार जोड़ते हुए यहां दिखाई पड़ रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया विंग के हेड। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप आज लगाया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश की कई योजनाओं में 112 करोड़ का नकदी घोटाला हुआ और इन सब में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व अधिकारी और बाद में प्रसार भारती के चेयरमैन बनाए गए नवनीत सहगल का नाम लिया और योगी और मोदी सरकार से जवाब मांगा है। पवन खेड़ा ने साफ कहा है कि देश पर खतरा आएगा तो हम आवाज उठाएंगे ही, चाहे कितना भी दबाने की कोशिश क्यों न की जाए। ऐसी ही चेतावनी उदय भानु चिब ने की है। उदय भानु चिब आप जानते हैं, वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अरावली में माइनिंग के खेल में अदानी को लाभ पहुंचाने, फायदा पहुंचाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है और उदय भानु चिब इस पर अपनी बात रख रहे हैं। जरा उनको भी सुनिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अगर इस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक चीज उन्होंने बोली कि नई माइनिंग तब शुरू होगी एक प्रपोजल सरकार लाए। ठीक है, बिना प्रपोजल के भी 50 नए ऑर्डर भागे, वो भी ठीक है। उसके बाद उस ऑर्डर में एक चीज और थी कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो इस रेंज में, अरावली रेंज में रेयर अर्थ मिनरल्स जो मिलेंगे उसकी माइनिंग हो सकती है। अब उसकी माइनिंग होगी तो उसकी माइनिंग कौन करेगा? कहीं ये गिफ्ट फिर से परम मित्र के पास तो नहीं जाने वाला? हो सकता है हम सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछे? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, वो आइलैंड में, वहां पे उनको ये लैंड अगर दे दी मोदी जी ने, जो बिल्कुल ही रिजर्व था, वहां जाने के लिए परमिट लगता है, परमिशन के बिना जा नहीं सकते, और वहां हजारों एकड़ की लैंड दे दी। वहां खुद सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 50 लाख से ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं, वो लैंड निकोबार आइलैंड में दे दी। छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां माइनिंग के लिए पेड़ कट रहे हैं, वहां अपने दोस्त परम मित्र को दे दी। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां कोल माइनिंग हो रहा है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, वहां कोई जा भी नहीं सकता। तो वो परम मित्र के लिए ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसकी माइनिंग करने के लिए भी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, जो उनकी फ्रेंडशिप है अडानी जी से, ये कहीं गिफ्ट उनके लिए तो तैयारी नहीं हो रही। ओवरऑल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, हमारे देश के वन, पेड़, पहाड़ और खासकर भविष्य, किसका भविष्य? बच्चों का भविष्य, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका भविष्य, उसके भविष्य के लिए हम तो ये आवाज उठाएंगे और न्याय की आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं। आपको बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज यूथ कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि हम अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालेंगे। यानी यूथ कांग्रेस अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालने जा रही है, जो 7 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। इनके पीछे 7 जनवरी आप देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, 4 राज्य, 7 जनवरी। तो 7 जनवरी से 20 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी, अरावली बचाओ, अरावली सत्याग्रह। ये यात्रा गुजरात से शुरू होगी और राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली आएगी, यानी 4 राज्यों में। तो लोकतंत्र और संविधान से लेकर महिलाओं और जल, जंगल, पहाड़ तक सब पर मोदी सरकार में खतरा इतना बढ़ चुका है कि अब कांग्रेस पार्टी इनकी रक्षा के लिए सड़क पर उतर आई है। वहीं आज कुलदीप सेंगर को फांसी देने की मांग करते हुए महिलाएं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंची। उन्नाव रेप कांड के जो दोषी हैं सेंगर को जमानत मिलने के मामले में अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। योगिता भयाना ने इस मसले पे क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। योगिता भयाना, आपको बता दूं कि ऐसे ही जो रेप कांड से जूझ रही महिलाएं हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनका साथ देती हुई योगिता भयाना आपको नज़र आती हैं और क्या कह रही हैं इस मसले पे सुनिए। जी, आज हम यहाँ आए हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हाईकोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे रिवोक किया जाए, फिर से उसकी एक जो पिटीशन हम फाइल करने वाले हैं उसकी सुनवाई हो और इसे न्याय मिले। इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि न्याय ना मिलता तो क्या आप इससे बड़ी भी प्रोटेस्ट करेंगे? जी करेंगे, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे हम, और ये हमारा अधिकार है। हमारी डेमोक्रेसी में ये पूरा अधिकार है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आवाज़ उठाने को आप कोई भी नाम दे सकते हैं,
पर हम डेफिनेटली चुप नहीं रहेंगे जब तक कि इस बेटी के साथ जो ये अन्याय हुआ है ये हट नहीं जाता। तो जब तक न्याय नहीं मिलता हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दूं कि केवल उन्नाव ही नहीं बल्कि अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के ऐसे ही मामलों में बीजेपी नेताओं पर आरोप लगे हैं। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले में मोदी के साथ नजर आने वाले एक बीजेपी नेता का नाम आया है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी की महिला नेता के बेटे पर रेप के आरोप लगे हैं, जिसमें पीड़िता ने जान देने की कोशिश की है। अब ऐसी खबरों को मीडिया में आने से रोका जाए या दबाया जाए, लेकिन बीजेपी बहुत लंबे वक्त तक ऐसा नहीं कर पाएगी और ये अब लोगों का गुस्सा दिखा भी रहा है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं जो कुछ हुआ, कुलदीप सेंगर ने जो कुछ किया, उसके बाद आपने देखा कि कैसे जेल की सलाखों तक इन महिलाओं के कारण वो पहुंचा। रसूखदार पूर्व एमएलए, लेकिन उसके बाद आज कहां है। और यूपीए सरकार के वक्त निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें कांग्रेस ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोषियों को पकड़ा गया और पीड़िता के परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी रही। और इतना ही नहीं, पीड़िता के परिवार और पीड़िता का खुद अपना भाई, उसकी पढ़ाई राहुल गांधी ने करवाई। यह भी आपने सुना होगा निर्भया कांड में। निर्भया के भाई की बात कर रहा हूं जो पायलट बन चुका है और उसकी पढ़ाई राहुल गांधी ने करवाई। फिर भी लोगों का गुस्सा उसे झेलना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को उस वक्त झेलना पड़ा। अब फिर से जनता सरकार के खिलाफ दिख रही है। क्या इस बार भी ये झेलना पड़ेगा? और इन सब के बीच जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा, अन्ना क्या आंदोलन का, जिसने देश पे एक ऐसी सरकार को थोपने में मदद की, उस आंदोलन ने जो भ्रष्टाचारी सरकार है। काफी दम वाली बात उन्होंने कही है। देर आयद दुरुस्त आयद, कम से कम आज समझ में तो यह बात आई। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है। भाजपा से आर पार के मूड में कैसे कांग्रेस है, यह भी समझेंगे। और यह भी समझेंगे कि चौतरफा कैसे घिर रही है मोदी सरकार। इन तमाम मसलों पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, 5 हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जी हैं, संजय कुमार सिंह जी हैं और शकील अख्तर जी। आप तमाम साथियों का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास सबसे पहले, और ज़रा समझना चाहता हूं कि जो देश में चल रहा है, देखिए अलग अलग मसलों को, अलग अलग खबरों को आप सबके सामने रख रहा था। प्रशांत जी शायद डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। शकील जी के पास आते हैं पहले। शकील जी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। शकील जी, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की। शकील जी, प्रशांत जी आ गए हैं। प्रशांत जी दोबारा आता हूं आपके पास, लेकिन शकील जी, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तरफ पवन खेड़ा और सीधे भ्रष्टाचार पीएमओ से जोड़ते हैं, नवनीत सहगल पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं। 112 करोड़ नकदी, और वो भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कैश का लेन देन, ये सब कुछ 2019 से 2022 का जिक्र करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अरावली बचाओ आंदोलन, सत्याग्रह, ये जो यूथ कांग्रेस है वो इसकी घोषणा भी करती है। कैसे देखा जाए कांग्रेस की इन रणनीतियों को? आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करने, सीडब्ल्यूसी की बैठक है कांग्रेस की। उससे पहले क्या गतिविधियां चल रही हैं, विपक्ष क्या गतिविधियां कर रहा है, ये जरा बताइए। और इन सब के बीच एक खबर यह भी है कि सैम पित्रोदा ने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उन पर वहां के भारतीय एम्बेसी में कहा जाता है कि इन पर नजर रखिए, यानी जासूसी करवाती है मोदी सरकार राहुल गांधी की विदेशों में। यह भी है। 3 बातें इंपॉर्टेंट आपके सामने। जी देखिए, अब ये सरकार कांग्रेस को और विपक्ष को मौका देने लगी है, और जितने वो मौके दे रही है कांग्रेस उसको अच्छी तरह अवेल कर रही है। आज की ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों में अरावली का जिक्र आया, पवन खेड़ा ने भी करा, और चिप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, नए तो क्या हो गए हैं 1 साल करीब, लेकिन बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अरावली सेंटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पूरी। लेकिन पवन खेड़ा ने उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज 12 बजे, वो सीधे पीएमओ पर हमला थी। बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर
उन्होंने सीधा हमला किया और कहा कि यहाँ क्या हो रहा है ये देश को मालूम पड़ना चाहिए। पीएमओ जो है सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां संदिग्ध लोग घुस गए हैं। पवन खेड़ा ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हमें धमकियां दी गई, लीगल नोटिस दिए गए, ट्रोल किया गया, लेकिन ये लोग हमें जानते नहीं हैं। ये आज के दिन का सबसे बड़ा वाक्य है। सीधा चैलेंज किया पवन खेड़ा ने, ये लोग हमें जानते नहीं हैं। उन्होंने नवनीत सहगल का नाम लेके सारे के सारे आरोप लगाए हैं और 112 करोड़ रुपए का वित्त डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा उन्होंने प्रूव रखा और कहा कि ये हमारा अधिकार है, हम सरकार से पूछ रहे हैं, हमारे पास और भी जानकारियां हैं जो हम लाएंगे, लेकिन सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हिरेन जोशी के बारे में भी और नवनीत सहगल के बारे में भी उन्होंने मीडिया को भी आज बख्शा नहीं, सामने भी मीडिया बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये जो आपके हिरेन जोशी हैं, ये आपको रोज फोन करके बताते हैं कि आज राहुल गांधी पे हमला बोलना है, आज नेहरू जी के लिए ये बोलना है, लेकिन जो है आपको जो उनसे सवाल करना चाहिए वो उनसे आप सवाल नहीं करके आप हमसे सवाल करते हैं। ये इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पवन खेड़ा से मीडिया ने पूछा कि सब आप कोई कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब काम हम ही करेंगे, आप हमसे ही करवाओगे सारे काम, आप सवाल भी नहीं पूछोगे। ये पूरा मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका इतना दुस्साहस है, जरा आप लोग देखिए, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए। तो आज पवन खेड़ा ने नवनीत सहगल के ऊपर, पीएमओ से क्या चल रहा है इसके ऊपर, और उससे 112 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो एक 112 नंबर का डायल सर्विस यूपी में थी, उससे संबंधित है वो, तो उसकी सारी डिटेल दी। चिब ने भी, आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपने बताया ही है कि 7 जनवरी से 20 जनवरी तक यूथ कांग्रेस जो है अपना सत्याग्रह शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी इसमें आएंगे या नहीं ये उनका फैसला होगा, हो सकता है आ भी जाए या हो सकता है वो अलग से भी शुरू करें। कांग्रेस क्या करेगी ये भी जल्दी सामने आ जाएगा, क्योंकि कल जो है 10:30 बजे से CWC की मीटिंग हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, साल की आखिरी CWC की मीटिंग है ये, और इसमें जो है अरावली के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर, ये जो पीएमओ में चल रहा है इसके ऊपर, सारे मुद्दों पर क्या करना है, कैसे करना है, इसका रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बताई कि प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा किया, मांगना चाहिए थी उन्हें, और भी लोगों को मांगना चाहिए। जो जो अन्ना हजारे के आंदोलन में साथ थे उन सबको मांगना चाहिए माफ़ी। आपको याद होगा वीपी सिंह ने भी माफ़ी मांगी थी कि उन्होंने जो बोफोर्स के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे उसके लिए वीपी सिंह भी माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन उससे पहले वाले जो थे उन लोगों ने नहीं मांगी। अभी हम यहाँ उन दोनों के नाम लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहेंगे, हम लिखते रहते हैं, हमारे जानने वालों को मालूम होगा कि हमारा इशारा किसकी तरफ है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए 1967 से लेके 1977 तक, उसके बाद वीपी सिंह और उसका अन्ना हजारे, ये 4 आंदोलन हुए, नकली आंदोलन, 1967, 1977, वीपी सिंह, अन्ना हजारे, इनका एकमात्र उद्देश्य था कांग्रेस की सरकार गिराओ। क्या हुआ आखिर? आज जो ये सरकार बनी है इससे खुद प्रशांत भूषण और अन्ना हजारे के संगी साथी सब परेशान हैं, जेलों में जा रहे हैं। एक और बात राजीव जी, निर्भया कांड में राहुल और कांग्रेस को अपनी सरकार गंवाना पड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस कांड में इंसाफ दिलाया था। आपने बताया किस तरह उसके भाई को पायलट बनाया, और ये बात कभी राहुल ने या कांग्रेस ने नहीं बताई। कांग्रेस में तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं थी, राहुल को और बहुत कम लोगों को मालूम थी। ये उसके भाई ने खुद ही बताई, निर्भया के भाई ने बताई कि मुझे पायलट जो है राहुल ने बनवाया, सिंगापुर पहुंचाया निर्भया को इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने किसी तरह का समझौता नहीं किया। सरकार गई, चली गई, शीला दीक्षित पे आरोप लगे, मनमोहन सिंह पे, राहुल, सोनिया, सब पे लगे, लेकिन उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी। आज क्या स्थिति है? उस वक्त जो सरकार आई थी वो यही नारा लगाते हुए आई थी निर्भया कांड के समय, बहुत हुआ नारी पर वार। अब की बार मोदी सरकार, उसके बाद कितने कांड हुए? अंकिता भंडारी से भयानक कांड कोई हो नहीं सकता।
एक लड़की को आप मजबूर कर रहे हैं कि आप ये करो, और उस लड़की ने मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। आज तक मालूम नहीं है आपकी सरकार डबल इंजन की, और बीजेपी के लोग ही ये बात बता रहे हैं। इसमें कांग्रेस कहीं नहीं है, मीडिया ने तो अपना काम किया ही नहीं, कोर्ट ने नहीं किया, सीबीआई ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ये तो बीजेपी वाले ही खुद बता रहे हैं, इंटरव्यू दे दे के बता रहे हैं, वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा नेता इन्वॉल्व है, एक नहीं 2 बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। और ये वाला कांड, उन्नाव वाला कांड, बीजेपी का विधायक पिताजी को मार दिया, एक्सीडेंट करवा दिया, एक के बाद एक हमले कर दिए, और उसको आज एक आदमी बीजेपी से बोलने को तैयार नहीं है उसके खिलाफ, जबकि समर्थन करने वाले आ गए हैं। क्यों भाई? ये अगर रेप का मामला है जिसको कोर्ट मान चुका है, कोर्ट सजा चुना चुका है, लेकिन एक भी बोलने वाला नहीं है। इसी तरह हाथरस कांड में हुआ था, इसी तरह मध्य प्रदेश का आपने बताया, मध्य प्रदेश की नेता है, महिला नेता है, उनका लड़का है। तो ये सारे कांड, और लेकिन उसके बाद भी न तो मीडिया बोलने को तैयार है, जो सबसे ज्यादा बोलता था निर्भया कांड के समय, न एक सिविल सोसाइटी जो बन गई थी। या आज तक हमारे समझ में आया कि सिविल सोसाइटी होती क्या चीज है। ये जब जब अन्ना हजारे टाइप लोग आते हैं, सिविल सोसाइटी बन जाती है और ऐसे लोगों का समर्थन करने लगती है कि जो हवा हवाई होते हैं। तो सिविल सोसाइटी आज कहीं नहीं दिख रही। अन्ना हजारे का तो नाम ही लेना बेकार है, उन जैसा फ्रॉड आंदोलन तो आज तक कोई हुआ नहीं है। इन सबको माफी मांगना चाहिए अन्ना हजारे से लेके। अन्ना हजारे तो खैर क्या मांगेंगे, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो एक कठपुतली मात्र थे, उनका यूज किया गया। लेकिन आज के दिन में इतनी भयानक चीजें हो रही हैं, जो आपने पूरा बताया क्या क्या हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। अरावली में माइनिंग करवा के कि सारा का सारा देश का नक्शा बदल देंगे, पूरा का पूरा रेगिस्तान बना देंगे। ये अरावली रोकी हुई है रेत को राजस्थान से आने के लिए जी। तो ये अच्छी बात है कि प्रशांत भूषण ने मांगी। प्रशांत भूषण के दूसरे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें आंदोलन में हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोगों ने लिया था, पत्रकारों ने, मीडिया ने। क्यों लिया था ये हमें आज तक समझ में नहीं आता, लेकिन अब उन सबको माफी मांगना चाहिए, तब थोड़ी हालत में सुधार आएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, उस रिपोर्ट की पहली कॉपी जो है उसको शेयर किया है जयराम रमेश ने। जरा स्क्रीन पर ले आते हैं। और नवनीत सहगल का जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश की बात। दिस इज द डैमिंग रिपोर्ट, ये है। और ये रिपोर्ट ज़रा एक्सपोज कीजिए। इसमें अंदर क्या है, गोपनीय लिखा हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। थोड़ा एक्सपोज देखिए। डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, 5 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226001, वॉल्यूम 1, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन ब्यूरोक्रेटिक करप्शन पे वॉल्यूम 1 रिपोर्ट। इसी के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और पवन खेड़ा ने उसमें साफ साफ कितना भ्रष्टाचार हुआ है, डबल इंजन की सरकार में कितने भ्रष्टाचार जो आपको दिख नहीं पाता, वो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, इसमें वो सारी बातें लिखी गई हैं। 112 करोड़ रुपए कैश की बात भी इसी रिपोर्ट में है। जयराम रमेश ने इसे साझा किया है। चलिए, कांग्रेस पार्टी इस पे आगे क्या करती है नहीं पता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ ये तो कर दिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमारे ऊपर 2000 करोड़ रुपए का, तो कोई 200 करोड़ का, तो कोई कुछ और कितने हजार करोड़ के तो FIR या नोटिसेस भेजते रहें, लेकिन हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो साबित करेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। माफी चाहूंगा प्रशांत जी, जरा इन तमाम मसलों पे अपनी बात रखिए। और कैसे यहाँ पर चौतरफा गिरी हुई दिखाई दे रही है मोदी सरकार, कैसे यहाँ कांग्रेस दिख रही है आर पार के मूड में भाजपा से। क्योंकि CWC की बैठक है कल, बता रहे थे भी शकील जी, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और यूथ कांग्रेस के चीफ, ये दोनों एक अरावली को लेकर, एक भ्रष्टाचार को लेकर, PMO से लेकर, और ये भी कह रहे थे कि अब इनको मतलब नवनीत सहगल को PMO शिफ्ट करने की कवायद चल रही है अंदर खाने। पवन खेड़ा ने कहा आज कि नवनीत सहगल को अब PMO प्रमोट करके PMO भेजा जाएगा। क्यों वहां से हिरेन जोशी को हटाया गया, या आप लोगों के पास, मीडिया वालों के लिए कह रहे थे आप लोगों के पास आजकल WhatsApp कम आ रहे हैं, ये सारी बातें क्या कुछ जानकारी आप तक है बताइए, और क्या चल रहा है अंदर खाने।
नवनीत सहगल राजीव जी बड़े मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन मौसम विज्ञान में कभी कभी क्या होता है कि भविष्यवाणी बारिश की होती है और बारिश होती नहीं है, या बारिश नहीं, जब छाता लेके आप नहीं जाते तो बारिश हो जाती है। तो नवनीत सहगल के साथ यही हुआ कि उनके मौसम विज्ञान में ये आया कि छाता लेके नहीं जाना है, लेकिन बारिश हो गई। उन पर बात करेंगे, लेकिन पहली बात तो प्रशांत भूषण ने जो अफसोस जाहिर किया है। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत ही सैक्रोसेंट माना जाता है, क्योंकि सारी सड़कें प्रधानमंत्री कार्यालय में आके रुकती हैं सरकार की, और प्रधानमंत्री कार्यालय में कभी आंच नहीं आती। और अभी पिछले कुछ एक महीने से प्रधानमंत्री कार्यालय खबरों में है। उनके मीडिया मैनेजर, उनको मीडिया सलाहकार तो हम नहीं कहेंगे, मीडिया मैनेजर हिरेन जोशी खबरों में है, और गलत कारणों से खबरों में है। लेकिन आप जरा निगाह डालिए राजीव जी कि ये कितना प्रतिष्ठित एक ओहदा हुआ करता था, प्रेस एडवाइजर टू मीडिया एडवाइजर टू पीएम। इसमें कौन कौन लोग रहे हैं? HY शारदा प्रसाद, HK दुआ, संजय बारू, हरीश खरे, अशोक टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, पंकज पचौरी, तमाम ऐसे लोग रहे हैं क्योंकि पत्रकारिता में, सोशल लाइफ में एक बड़ी हस्ती हुआ करते थे। और हम सब ने, आपने भी और हम लोगों ने भी उनसे इंटरेक्ट किया है प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर करते वक्त जी। तो वो लोग एक स्टेचर के लोग होते थे। ये हिरेन जोशी को तो दिल्ली का कोई मीडिया जानता नहीं था कौन है। और दूसरी बात, देखिए, मनमोहन सिंह के ऊपर जो भी आरोप लगे, जिसका अफसोस जाहिर अब प्रशांत भूषण कर रहे हैं, और उन्हीं की तमाम सारी PIL थी जिसपे कि सरकार उनकी गई, बदनाम हुई मनमोहन सिंह की, और बाद में अदालतों से छूट गए सारे लोग, वो केस खारिज हो गए सारे, और वो बीजेपी की सरकार के दौरान खारिज हुए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने उसको रफे दफे कर दिया, UPA ने रफे दफे कर दिया। वो सारे केसेस बीजेपी मोदी जी के आने के बाद अदालतों में चले, सरकार के अपॉइंटेड सरकारी वकील थे, और उसके चलते वो सारे केस खारिज हुए। तो ये भी कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने मैनेज कर लिया। लेकिन एक बात बहुत साफ थी कि सारे घोटालों के आरोपों में जो मीडियाबाजी चली थी, उस पूरी मीडियाबाजी में व्यक्तिगत आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर या PMO तक नहीं पहुंचा था। अब मामला दूसरा है, अब आरोप PMO तक पहुंच रहे हैं। ये तब्दीली है। ये एक चिंता की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी अब जो है, वो भी ऐसी सरकार में जो कि मीडिया पे बहुत नज़र रखती है, मीडिया पे अंकुश भी लगाती है, अपना एक मीडिया भी खड़ा किया हुआ है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया कि अपना कोई मीडिया खड़ा किया हो। सरकार कोई भी हो राजीव जी, हम सब जो मीडिया के लोग हैं, हमको कोई सरकार पसंद नहीं करती। UPA की सरकार के समय भी नोटिस आते थे हमारे पास। तो सरकार और मीडिया का तो 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है, और ये मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना। हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या गोदी मीडिया बन जाए? किससे सवाल पूछेंगे? तो मीडिया और सरकार का तो रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि बिजली काट दी जाए या कुछ और कर दिया जाए, ED CBI आ जाए। आप याद कीजिए कि बोफोर्स का समय, इंडियन एक्सप्रेस रोज 4 कॉलम 5 कॉलम खबर करता था बोफोर्स पे। चित्रा सुब्रमण्यम स्विट्जरलैंड से रिपोर्ट करती थी, दुनिया भर की बातें होती थी। लेकिन क्या इंडियन एक्सप्रेस पे कभी राजीव गांधी की सरकार 414 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, क्या राजीव गांधी की सरकार ने कभी इंडियन एक्सप्रेस के संपादकों को ED का नोटिस भेजा? कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ा उनके यहाँ? कोई उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा किसी कांग्रेस के नेता के द्वारा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर? तो
तो ये तमाम सारी जो लक्ष्मण रेखाएं थी वो टूट गई। तो अब मामला यहाँ पे है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक बातें पहुंच रही है, जो पवन खेड़ा कह रहे हैं, देखिए पवन खेड़ा अपनी बात वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन। और ये कब की रिपोर्ट है? वो जब की भी रिपोर्ट है तब नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बड़े खासम खास थे। और मजे की बात यह है कि नवनीत सहगल एक ऐसे ब्यूरोक्रेट है जो मायावती के भी बहुत खास थे। उसके बाद अखिलेश की सरकार आई तो उनके भी बहुत खास थे। फिर योगी आदित्यनाथ के भी खास हो गए। तो ये जानते हैं कि कैसे खास बनना है। फिर ये योगी आदित्य जो वहाँ रिटायर हो गए तो ये मोदी जी के भी खास हो गए। फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि दिल्ली और लखनऊ की लाइन में कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसके बीच में ये आ गए। और इनकी जो मौसम की जानकारी थी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि जब बारिश नहीं होनी थी तब बारिश हो गई। अब ये क्योंकि मामला बहुत डेवलपिंग है, इसमें बहुत कुछ खुलासे अभी होने हैं, बहुत कुछ बातें चल रही हैं जो कि जिसको बहुत अभी हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा बहुत है। और वो चर्चा यहाँ तक जा रही है कि वो तार जो है वो पीएमओ तक जा रहे हैं, वो हिरेन जोशी तक तार जा रहे हैं। ये चर्चाएं हैं, अब देखते हैं आगे इसका होता क्या है। और एक आखिरी बात अरावली पे, राजीव जी अभी मैं 2-3 दिन राजस्थान में रहकर आया हूँ और अरावली को लेकर कांग्रेस पार्टी करे ना करे, अरावली को लेकर राजस्थान की जनता आंदोलन की तैयारी कर रही है। और सोशल मीडिया पे तो यह आंदोलन शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर युवा जो है, जो अरावली से प्रेम करता है, और राजस्थान के लोग, क्योंकि अरावली वहाँ की लाइफस्टाइल है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के लोगों के जीवन से लाइफलाइन है वो, और उसको लेकर राजस्थान के लोग तो कम से कम बहुत संजीदा है। और ये आंदोलन खड़ा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी अगर इसको करेगी, मुझे निश्चित तौर पे ये भरोसा है, ये मैं कह सकता हूँ कि इस यात्रा को जनता की तरफ से बहुत रिस्पॉन्स मिलने वाला है राजस्थान की। जी, अरावली को लेकर अरावली सत्याग्रह कांग्रेस की जो युवा विंग है, यूथ कांग्रेस, वो करने जा रही है ये सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह को 7 तारीख से 20 तारीख के बीच कांग्रेस का यूथ विंग करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब बात हम इधर दिल्ली की करते हैं तो प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी पीएमओ कहीं ना कहीं घिरा हुआ नजर आता है, जिस पर सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और कल CWC की बैठक है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतियों का और खुलासा करेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है, और सैम पित्रोदा कह रहे हैं, जो विदेश विंग के चीफ हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनकी पहरेदारी होती है, उनकी जासूसी होती है, और भारत सरकार जासूसी करवाती है अपनी एम्बेसियों के जरिए। एक बड़ा आरोप। कांग्रेस पार्टी चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। मुकेश कुमार सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है मुकेश जी, लेकिन यहां से और ये एक दिख रहा है धीरे धीरे सही, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि एक लय बनना, एक ताल और सुर और ताल सब एक साथ मिलना, वो मिलते हुए यहां कहीं ना कहीं अगले चुनावों से पहले वो दिखाई दे रहा है। चाहे आप देखिए पश्चिम बंगाल चलिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बुरी तरह घेर रही हैं। इधर तमिलनाडु चलिए तो तमिलनाडु में MK स्टालिन घेर रहे हैं, उन्होंने भी कल बहुत सारी बातें कही हैं। और बिहार चलिए तो बिहार में भी अभी सब कुछ ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी का आज बयान आया है जो साफ साफ कह रहे हैं कि कल जो कुछ हुआ, यानी क्रिसमस के मौके पर जो कुछ यहाँ उपद्रव मचाया गया, बीजेपी के जो छात्र इकाई है उसके जरिए, या RSS की छात्र इकाई कहें, बीजेपी के लोग कहते हैं वो हमारे नहीं है, तो RSS की छात्र इकाई के जरिए या और सो कॉल गुंडों के जरिए जो कुछ किया गया है वो, और उसका सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं जीतन राम मांझी, जो NDA के सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं।
तो सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक अच्छा मौका है जहां विपक्ष मजबूती के साथ सरकार पर दबाव बना सकता है? कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव, पॉलिटिकली देखें हम लोग तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास मुद्दे ढेर सारे हैं, मुद्दे सही हैं, जेन्युइन हैं। जितनी कांग्रेस के पास क्षमता है वो उन्हें मजबूती से उठा भी रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो एंड रिजल्ट निकलता है, जिसे हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर 10 किलो वजन लेकर के एक जगह पे खड़ा है तो फिर वो कोई काम नहीं कर रहा है, यानी जो राजनीतिक नतीजा निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि बीजेपी और उसके कर्ता धर्ता सबकी एकमात्र रणनीति ये है कि हम पे किसी तरह का कोई इल्जाम लगे, कोई हमारे मामले में कुछ भी बात कहे, हम अपना मस्ती से जैसे हमें जो है वो सत्ता चलानी है हम चलाएंगे, जैसे हमें करप्शन करना है हम करेंगे, जैसे हमें जितने भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मर्दन करना है हम करेंगे। फिलहाल तो हम लोग यही देख रहे हैं, यानी उम्मीद की जो बातें दिखनी चाहिए, जो परिवर्तन, जो दबाव, जो तनाव, जिस तरह की चीज जनता में दिखनी चाहिए, सुखद है कि आज ही प्रशांत भूषण ने जिस तरीके से उनको लगा कि नहीं हमने बहुत बड़ा पाप किया था, पाप के लिए उन्होंने माफी मांगी। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वो पश्चाताप करेंगे अपने उस पाप के लिए, यही सही विवेक की दरकार है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, इससे आगे है। जैसे आज शो में भी और साथियों ने भी कहा कि भाई क्या और लोगों का भी ऐसी अंतरात्मा जागेगी? सत्ता पक्ष में बीजेपी के खेमे में राजीव जी मुझे जरा भी इस बात का खटका नहीं है कि वहां के कोई जागने वाला है। वहां बिंदास बिल्कुल फुल जिस तरीके से जो है ना गाड़ी दौड़ाई जा रही है। अब देखिए जितने संजीदा आरोप लगाए हैं पवन खेड़ा ने, इससे पहले जितने संजीदा आरोप लगा रही है सुप्रिया श्रीनेत, जितने संजीदा आरोप लगा रहे हैं जयराम रमेश, किसकी रिपोर्ट है ये? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जो आपने शुरुआत में दिखाया जी। लेकिन और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा कि नहीं चलो साहब आज हम जो कह रहे हैं वो बीते 11 साल के तजुर्बे के आधार पे कह रहे हैं। कितनी ही बातें ऐसे सामने आई हैं, कितने ही ऐसे मामले आए हैं, कितने ही ऐसे घपले घोटाले आए हैं, कितने ही ऐसे सत्ता और पद के दुरुपयोग के मामले आए हैं। कहां से शुरू करें? कोर्ट अदालत से शुरू करें, चुनाव आयोग से शुरू करें, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से शुरू करें, कहां से शुरू करें? तो जो इस समय राज चला और उसमें देखिए अब वो एक तरीके से कहे कि करेले पे नीम चढ़ा वाली घटनाएं किस तरह से सामने आती हैं। बताइए क्रिसमस की जो घटनाएं हुई या महिलाओं की सुरक्षा की जो बातें अभी आज यहां आपने भी शो में बताई है, कहीं आप किसी के चेहरे पे कोई शिकन देखते हैं या ये देखते हैं कि और ढीठता से और दबंगई से और बेशर्मी से बीजेपी, उनके लोग, उनका सत्ता तंत्र, उनका जो पूरा का पूरा आरएसएस का डिस्पेंसेशन है, कहीं किसी की आत्मा, कहीं किसी को कोई चीज कुरेदती है, किसी को दर्द होता है कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, पानी किसी के नाक से ऊपर जा रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा कहीं। क्या सेंगर का मामला, क्या अंकिता भंडारी का मामला, क्या मध्य प्रदेश का मामला, कोई मामला उठा लीजिए, कहीं आपको दिखता है क्या कि सरकार ये चाहती है कि गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? कतई नहीं चाहती। अगर खासतौर से गलत लोग उसके अपने हैं तो उसकी अपनी पार्टी के हैं। ये जो तरीका है शासन चलाने का, राज चलाने का, इसके प्रति जागरूक किसको होना चाहिए? जागरूक जनता को होना चाहिए। दुर्भाग्यवश जनता में जागरूकता दिखती है क्या? हम चुनाव दर चुनाव क्या देख रहे हैं? अगर जनता का जनादेश छीना जा रहा है तो वैसी स्थिति में जनता कितनी उद्वेलित हमें दिखती है। यानी जो वोट चोरी करो, डंके की चोट पर करो, कोई आपका कुछ हिला नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये एक अजीबो गरीब ब्लैक एंड व्हाइट में चलने वाली माफिया संस्कृति नहीं है तो और क्या है? कोई व्यक्ति आए, आपके पास आए और आपके जेब से आपका पर्स निकाल ले, बटुआ निकाल ले, और सत्ता तंत्र, सरकार, कानून व्यवस्था, कोर्ट अदालत सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो आप बताइए क्या है ये? किस तरह का राज कहलाएगा? क्या ये स्थिति अभी नहीं है?
नवनीत सहगल किसके लाडले हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन सा प्रसंग छुए राजीव जी? कहां दिखता है कि नहीं भाई सरकार के अंदर कोई संवेदनशीलता बची है? कल्पना करके देखिए। तो जिस दिन इस तरह, अब मान लीजिए कि यहां आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को निशाना बनाया, माइनॉरिटी पे है वो, पहले आपके टारगेट पे कौन सी माइनॉरिटी थी? मुस्लिम माइनॉरिटी थी। अब क्रिश्चियन भी आ गई, इत्तफाकन हो सकता है आगे चल करके सिख भी आएंगे जी। हैं, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब बजरंग दल से बड़ा जो है इस देश का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कोई है क्या इस देश में? वो तय करेगा इस देश में क्या होना है, और सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोग चुपचाप अपनी आंख बंद किए बैठे रहेंगे। जो एक्शन होता है उस एक्शन में कहीं आप बताइए कि कौन नहीं जानता इस बात को कि बजरंग दल के पीछे किस तरह के लोग हैं, किस तरह की विचारधारा है, उसका प्रवाह कहां से आता है, उनको रसद कहां से मिलती है, उनकी सप्लाई चेन क्या है, कौन नहीं जानता इस बात को। लेकिन आप कहीं वो एक्शन देखते हैं क्या? प्रधानमंत्री को इस बात का दुख और अफसोस है कि यार आज ही के दिन जो है मैं जा रहा हूं चर्च में, और आज ही के दिन जो है सो बताओ हमें चाहने वाले, हमारा जिंदाबाद करने वाले, हिंदुओं की बात करने वाले लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि सारी दुनिया में जहां जहां भी हिंदू है, मेरा दावा है कि किसी का सिर ऊंचा नहीं हो सकता इस तरह की बातों से। लेकिन उसके खिलाफ उठने वाली आवाज, उसके खिलाफ उठने वाली हरकत कहां है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई क्या हम ये नहीं मान सकते कि प्रधानमंत्री की शह है इन लोगों को? अगर शह नहीं होती तो उनको गुस्सा आता, उनका खून उबलता, वो इस तरह की बातें बोलते। और बता दूं राजीव कि आज की तारीख में स्थिति यह है, हमारे देश के ये प्रधानमंत्री इतने स्ट्रांग है, इतने पावरफुल हैं कि इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने हाल कर रखा है। और जिसकी बात की थी ना, बहुत बड़े नामी गिरामी तुर्रम खां टाइप के जो तथा कथित स्वयंभू बड़े वाले पत्रकार हैं, जिन्होंने कहा था कि चाइना में क्या स्थिति है, वो चाइना से ज्यादा अच्छी स्थिति यहां है डिक्टेटरशिप की। ब्लैक एंड व्हाइट में है, आमने सामने है। आप बताए ना, कहीं से देखिए कोई कहे कि हाँ साहब नहीं, यहां पर कानून का कोई राज है, यहां कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है, कोई संवेदनशीलता है किसी में बची हुई, कहीं कुछ है? अब हाईकोर्ट इस तरह का फैसला देता है कि दिलवाया जाता है, किससे छिपी हुई बात है? दुनिया में और इतने मामले हो रहे हैं, उनको इसी की परवाह है कि साहब इस वीरेंद्र सेंगर के साथ क्या हो रहा है। जब हाईकोर्ट जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है कि साहब ये जो है ये सामान्य व्यक्ति है कि विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनके साथ क्या दयालुता दिखाई जानी चाहिए। अरे कन्विक्टेड आदमी है भाई। तो ये जो तरीका है, ये जो बेशर्मी की हर जगह हम लोगों को बेशर्मी की पराकाष्ठा दिखती है। पराकाष्ठा से बड़ा कोई शब्द गढ़ा जाता तो वो भी दिखती जी, वही तो दिख रही है। कहां से हम ये शुरू करें आप बताइए। अब हम मुद्दे होना एक चीज है, मुद्दे को उठाना दूसरी चीज है, लेकिन मुद्दे के प्रति जो संवेदनशीलता सिस्टम में, जनता में, मीडिया में इधर उधर दिखनी चाहिए, कहां है? तो आपने तो सबको एक तरीके से बंधक सा बना लिया है जी। बहुत बढ़िया, हमारी डेमोक्रेसी तो मुझे बंधक जैसी बनी हुई दिखती है, कहां दिख रही है? हम लोग यहां देश भर में 2 4 6 जो है ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, खासतौर से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जिनके अंदर जमीन आज भी बचा हुआ है, जो अपनी बात को कह रहे हैं, ये जोखिम उठाते हुए कि न जाने इसका क्या खामियाजा भोगना पड़े। हमारे यहाँ प्रशांत बैठे हैं, यहाँ क्या खामियाजा भोगना पड़ा था इनको। तो ऐसे बहुत लोग हैं। सवाल यह है कि इस तरह, अब जैसे हम देखिए, हमने जो बात उठाई थी किसके हित में उठाई थी? कहीं कोई 17 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने किसके हित की बात कही थी? तब से अब तक कितना SIR हो गया और इल्जाम लग गए कुछ, तो कहीं कोई हमें भनक दिखती है कि हाँ साहब वाकई में सिस्टम में बैठे हुए लोग सेंसिटिव हैं, वो कमियों को दुरुस्त करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। कहीं कुछ नहीं है, दबंगई है, दादागिरी है। इससे बढ़िया दादागिरी और क्या हो सकती है जो लोकतंत्र के जो है उसमें फ्रेम में फिट होकर के हो जाए, चुनाव के नाम पे भी हो जाए। तो बहुत ही जोरदार जबरदस्त चीज है। तो ये जो अभी हमें, इसको आप चाहे यूं कहें कि मेरी बातों में मायूसी दिख रही है, लेकिन मायूसी नहीं है, सत्यता यही है। और इसमें उत्साहवर्धक भी क्या है, मुझे कोई यही समझा दे। अगर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए मायूसी की नजर से भी देखें, तो इसमें उत्साहवर्धक क्या है, इसमें उम्मीद की किरण कहां दिख रही है कि नहीं भाई इस तरीके से चीजें होंगी, बदलेंगी, सुधरेंगी। अभी जो हमने संसद में देखा, जिस ब्लाटेंट तरीके से वहां काम हुआ है, तो ये सब तमाम चीजें हमारे सामने हैं। हम लोगों का फर्ज, हम पत्रकार लोगों का फर्ज है, हम जनता को सच्चाई बताएं। और ये भी फर्ज है कि उसको ये भी बताएं कि साहब देखो सच्चाई का ये भी पहलू। अगर हम खाली यही कहें कि नहीं साहब आज जो है मोदी सरकार बड़ी तकलीफ में है, कहां दिख रही है तकलीफ में?
माफ कीजिएगा मुझे, वो तकलीफ में दिख कहां रही है? कौन सा ऐसा संकेत है कि जहां साहब इसको तकलीफ में दिख रही है? तो हमारा फर्ज है ये बताना कि हाँ साहब ये चीजें हो रही हैं, ये गलत है, ये बातें हैं, इसका इस तरीके से प्रतिकार भी किया जा रहा है। बाकी जनता तो तय कर ही रही है, देख ही रहे हैं क्या कर रही है, लोगों तक क्या पहुंच रहा है। हर राज्य पर राज्य आप देख रहे हैं, अभी देखिए महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव होने जो हुए हैं, तो सब कुछ हमारे सामने है। एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है हमारे सिस्टम को, हमारी डेमोक्रेसी को, कि जहां पर आप सोचते रहे कि हाँ भाई क्या उचित है, क्या न्यायिक है, क्या जुडिशियस है, क्या नैतिक है, क्या इथिकल है, सोचते रहिए। ये स्थिति हमारी बना दी गई है, यही दुखद है। बिल्कुल, गड़बड़ियां, अपराध, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार ये पहले भी होता रहा है, लेकिन जिस तरह की ढीठता अभी दिखाई जा रही है, जिस तरह की बेशर्मी अभी दिखाई दे रही है, आप बताइए ना, कहीं हमने किसी स्तर पे देखा है कि सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा हो कि साहब जो कुछ भी ये क्रिसमस वाले दिन हुआ, 25 तारीख को कल हुआ है, ये साहब बहुत दुखद है, शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए? कहीं कुछ नहीं। जैसे लग रहा है कि वो कहीं दूसरे व्यक्ति, देश का आदमी आ रहा है और यहां जो मर्जी आके कर रहा है। यही थोड़े रुकेगा भी मामला, इसके आगे भी जाएगा। आप जाइए ना गुरुद्वारों पे जाकर के माथा टेकते रहिए और जो है सो वीर बालकों की गुणगान करते रहिए, देखिए थोड़े दिन बाद सिखों को टारगेट किया जाएगा, जैनियों को टारगेट किया जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर किसी उत्तर भारत, दक्षिण पूरब किया जाएगा। ये होगा ये सब, क्योंकि आपने नैरेटिव यही बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे जनता को यही एंटरटेनमेंट। मुकेश जी, आप बहुत निराश हैं और निराशावादी बातें कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं। 2009 याद कीजिए मुकेश जी, 2009 याद कीजिए। मनमोहन सिंह की सरकार अच्छी जीत हासिल की थी 2004 के बनिस्पत 2009 में, बहुत बढ़िया मजबूती के साथ खड़ी हुई थी। 200 से ज़्यादा सीटें आ गई थी कांग्रेस पार्टी को, जो 134 सीटें थी पहले 2004 में, और सरकार मिलीजुली सरकार बनी थी। यूपीए की सरकार थी, वो मनमोहन सिंह थे उसमें। कम्युनिस्ट पार्टी वाम दल के भी 60 से ज़्यादा सीटें थी उस समय। खैर, लेकिन 2014 में मनमोहन सिंह कहाँ रहे, उनकी सरकार कहाँ रही? न सिर्फ मनमोहन सिंह बल्कि शीला दीक्षित की सरकार चली गई, पूरा का पूरा एक आंदोलन खड़ा हुआ। ये सब कुछ इसी देश ने देखा है, हमने, आपने, आज के युवा ने, जिसे जेनजी कहते हैं, उसने भी देखा है। यही अर्ज कर रहा हूं राजीव जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने जो देखा है वो झूठ का रिजल्ट देखा है, और अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो सच के रिजल्ट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो वही मैं भी कह रहा हूं। हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हमने जितनी बातें आपने अपने इंट्रोडक्शन में कही, अन्य साथियों ने कही, हम लोगों ने सारी बातें सच की बुनियाद वाली कही हैं। और उस समय जो हुआ था, जिसका खामियाजा मनमोहन सिंह को 2014 में भोगना पड़ा था, जितने एलिगेशंस लगे, जितनी चीजें हम लोगों ने उस जमाने में देखी, एक का तो आज एक की बात आज एक व्यक्ति ने आज कन्फेस किया ना, प्रशांत भूषण ने जी, बिल्कुल। लेकिन जितनी हमने उस समय देखी थी वो झूठ की बुनियाद पे खड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना ही है, आज की जो सच की बुनियाद है, वो सच की बुनियाद वही मैं कह रहा हूं मुकेश जी, काम करना चाहिए। मुकेश जी, वही कह रहा हूं कि जब झूठ की बुनियाद पर सरकार गिराई जा सकती है, सरकार बदली जा सकती है, तो सच की बुनियाद पर सरकार क्यों नहीं बदल सकती? और ये देश का इतिहास, ये देश का इतिहास है जी, देश का इतिहास है। 80 साल आजादी के होने को हैं। तो मैं तो पूरी उम्मीद रखना चाहता हूं कि काश कोई जगे, कोई झकझोरने से जगे, कोई सच को समझे। जी, मेरा तंज है वो इसी पर्पस से है। बिल्कुल। उसका उद्देश्य यही है कि भैया सच को समझो, कभी तो जागो। कब जागोगे, कब समझोगे, कब होगा ऐसा? जब मेरी बेटी के साथ होगा, जो अंकिता के साथ हुआ है, जो क्या वो मतलब मेरी बायोलॉजिकल डॉटर होगी तभी मेरी बेटी मानी जाएगी। ये छोटा सवाल नहीं है, बहुत गंभीर सवाल है। बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। आपकी चिंता जायज है, वाजिब है यहाँ पे, और ये बिल्कुल। लेकिन संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास ही आता हूं। संजय जी, बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के बीच भाजपा से आर पार के मूड में कांग्रेस पार्टी है, ये दिख रहा है साफ साफ। कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां, रणनीतियां दिखाई दे रही हैं, और पहले के बनिस्पत अगर देखा जाए तो आज की तारीख में बहुत मजबूती के साथ, बहुत गंभीरता के साथ यहां कांग्रेस दिखाई देती है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि इन सब में अगर देखिए तो इस बार जो आरोप लग रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पे लग रहे हैं। पीएमओ जिसका नाम इन्होंने बदल दिया, उस पे लग रहे हैं।
और इसलिए तार सीधे वहीं से अगर जुड़े तो फिर नाव को हिलने में देर नहीं लगती है। और मैंने जीतन राम मांझी का जिक्र क्यों किया? इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी भी इसी नैया पे सवार हैं, मझधार में जो लेके जाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जो कुछ कल हुआ है, इसके क्रिसमस के मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक चर्च में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, पूरी दुनिया को तस्वीर भेजी जा रही है, दिखाई जा रही है कि देखो प्रधानमंत्री कितने सेकुलर हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। लेकिन इसी सर्वधर्म समभाव की बात ना होकर यहां पर कैसे तोड़े जा रहे थे सैंटा क्लॉज को, और उससे रिलेटेड, क्रिसमस से रिलेटेड जो वहां जहां जहां तैयारियां हो रही थी। हम लोगों ने बरेली में देखा कैसे एक चर्च में जाकर कुछ लोगों ने वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। कल बरेली की तस्वीरें दिखा रहा था मैं। तो ये सब कुछ है इसी देश में। इसलिए यहां पर और इन सब के बीच आज ठीक है कि प्रशांत भूषण को यह समझ में आया, और आज पहली बरसी है, पहली पुण्यतिथि है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और उनको याद करते हुए उन्होंने क्षमा याचना कर ली, माफी मांग ली या अफसोस जता लिया। इतना ही काफी है। देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे तो एक आंदोलन खड़ा करने में योगदान भी दे सकते हैं, जैसे उस समय आंदोलन खड़ा किया एक झूठ की बुनियाद पर, वैसे एक आंदोलन आज की तारीख में भी खड़ा कर सकते हैं। मैं किसी से यह आह्वान नहीं कर रहा हूं, हम लोग विश्लेषण करते हैं, उस विश्लेषण के तहत यह बात कर रहा हूं मैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, विश्लेषण करना हम लोगों का काम है संजय जी, हम विश्लेषण करेंगे, करते रहेंगे। इसलिए, और खासकर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और मुद्दों की लड़ाई अगर हो रही हो तो उसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है यहां हम जो बात कर रहे हैं, और इसमें कांग्रेस पार्टी दो गंभीर मुद्दों पे बात कर रही है। पहली बात भ्रष्टाचार की, अगर देखा जाए अब की बार भ्रष्टाचार पर वार, तो भ्रष्टाचार की बात, पहली बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवन खेड़ा ने। दूसरी बात वो भी भ्रष्टाचार है, अरावली। अभी हमारे साथी प्रशांत जी कह रहे हैं लौट के आए हैं वहां से 4 दिन की यात्रा से, राजस्थान से, और राजस्थान में अरावली को लेकर कैसे वहां जन बच्चा किस ढंग से वहां परेशान है और इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हजारों की संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार भले इसको जो भी कह रही हो। इसलिए आपकी टिप्पणी कि क्या आपको लगता है संजय जी कि एक सही दिशा में यहां विपक्ष जा रहा है, जिसमें मैं पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु को और बिहार तक को जोड़ चुका हूं पहले ही? संजय जी। बिल्कुल, मैं शुरू से कह रहा हूं, मेरा शुरू से मानना है कि कांग्रेस बिल्कुल ठीक कर रही है, और राहुल गांधी अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो अफोर्ड कर रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी नहीं है, और दूसरे वो बिना बने भी रह सकते हैं, ये इसीलिए हो पा रहा है, मेरा ये मानना है। बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की नहीं, आरएसएस कहना चाहिए, संघ परिवार कहना चाहिए, शुरू से ये रही है कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, और जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि 2 देश हो गया और कांग्रेस ने ही करवा दिया, या नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए करवा दिया, वगैरह वगैरह सब करते रहे। तो उस रणनीति का हिस्सा ये था कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदुत्व के नाम पर सत्ता चाहिए। तो हिंदुत्व के नाम पे इन्होंने सत्ता ले ली, और सत्ता जब मिल गई तो अब ये पैसे कमाने में लग गए हैं। तमाम उदाहरण है, हाल फिलहाल की कई खबरें हैं, और पैसे कमा रहे हैं। और ये सत्य है कि बीजेपी का हेडक्वार्टर से लेकर के जिला जिला तक मुख्यालय बन गया ये 11 साल में, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, तो वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है एकदम। और ये जो कांग्रेस विरोध या हिंदुत्व की जो बात है, मैंने पहले 75 से पहले हिंदुत्व वाला मामला नहीं था, सिर्फ कांग्रेस विरोध था। और इनमें जो ताकत है या जो योग्यता क्षमता है वो इमरजेंसी के बाद 2.5 साल में दिख गई थी। उसके बाद फिर इनको सत्ता में आने में कितने साल लगे हम लोग सब जानते हैं, और कैसे आए वो भी जानते हैं। वो इसलिए आ पाए कि उनको लोकतंत्र और हिंदुत्व करने दिया गया। कांग्रेस ने अगर उनको लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करने दिया होता, या हिंदुत्व का जो वो लेवल लगाए थे, जो रथ यात्रा और वगैरह सब हो रही थी, वो कांग्रेस रोक सकती थी, जैसे अभी बीजेपी रोकती है। तो कांग्रेस ने नहीं रोका, क्योंकि वो डेमोक्रेसी और धर्म वगैरह पे जो उसका मानना है या जो होना चाहिए, तो उसने होने दिया। उसका इन्होंने गलत फायदा उठाया और सत्ता पे आ गए। सत्ता में आने में जो प्रशांत जी ने कहा आपने कि प्रशांत भूषण ने माफी मांगी है, प्रशांत भूषण से पहले राम जेठमलानी ने माफी मांगी थी। और कांग्रेस के विरोधियों में राम जेठमलानी ज्यादा पुराने, ज्यादा कट्टर हैं, और मैंने वो शांति भूषण के टक्कर के हैं, मैंने प्रशांत जी के पिताजी के टक्कर के। तो उस लिहाज से राम जेठमलानी ने बहुत पहले माफी मांग ली थी। तो भाजपा
या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संघ परिवार जो कर रहा है वो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। और प्रशांत जी ने अपने ट्वीट में रॉग शब्द का इस्तेमाल किया है। रॉग के लिए आपने भ्रष्टाचारी कहा, ठीक है, वो भी है, वो तो है ही है सरकार, लेकिन रॉग का डिक्शनरी में मतलब दुष्ट भी है। और यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं है, दुष्टता की बात है। मैं उसको दुष्ट, ये सरकार दुष्ट ही कही जाएगी, सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं है, दुष्ट भी है। तो इस ढंग से हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार कैसे सत्ता में आई, हिंदुत्व के नाम पे आई। उसकी रणनीति यही है कि आप इसके खिलाफ बोले तो कहा जाए कि कांग्रेस जो है सो हिंदू विरोधी है, और आप हमारे खिलाफ मत बोलिए क्योंकि आप हिंदू हैं। ये उसकी रणनीति है। अब वो कितनी कामयाब है कितनी नहीं है वो अलग मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार माने अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सरकार को अयोग्यता, अक्षमता, भ्रष्टाचार के लिए अगर इसकी सरकार जानी चाहिए थी तो सिर्फ नोटबंदी के लिए चली जानी चाहिए थी, सिर्फ जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए चली जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, तो यूपी का चुनाव जीत गई और मोदी जी ने कहा कि हमने तो उसके बाद जीता है इसलिए हम उस पे जीते हैं। तो वो सब हिंदुत्व का असर था, और हिंदुत्व का जो असर था अगर वो जेठमलानी से हटा, प्रशांत जी से हटा, तो बाकी लोगों से भी हटेगा। और मैं समझता हूं कि मुकेश जी जैसे अभी बोल रहे हैं वैसे ही तमाम लोग बोलने लगेंगे कुछ दिन बाद, और वो दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो हुआ, आपने कहा कि कांग्रेस की रणनीति है, मुझे लग रहा है कि वो रणनीति से ज्यादा बीजेपी की नालायकी है या बीजेपी के काम करने की तरीके के कारण है। और जो हुआ है वो बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स है। माने ब्यूरोक्रेट्स तो अपने तरीके से काम करते हैं, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने